Okay, dear students, so we are about to start this new chapter that is called magnetism and matter. Magnetism and matter. तो स्टूडेंट्स मैग्नेटिज्म के बारे में हम पिछले कुछ चैप्टर से काफी कुछ पढ़ते आ रहे हैं और मैग्नेटिज्म के बारे में इनफैक्ट हम बहुत कुछ पढ़ भी चुके हैं स्टूडेंट्स, राइट। हमने देखा है कैसे मैग्नेटिक फील्ड्स वगैरह बनती है, राइट स्टूडेंट्स। ठीक, तो हमने देखा स्टूडेंट्स कि अगर एक करंट कैरिंग वायर है तो वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है, या फिर कोई चार्ज अगर मूव कर रहा है तो भी वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है, राइट। इनफैक्ट दोनों सिचुएशन जो है वो एक ही जैसे हैं, क्योंकि जब करंट फ्लो कर रहा है तो भी उसमें चार्ज ही मूव कर रहा है, स्टूडेंट्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हम इस चैप्टर में मैग्नेट्स की बात करेंगे। इनफैक्ट स्टूडेंट्स जब बच्चों को मैग्नेटिज्म पढ़ाया जाता है तो मैग्नेटिज्म नाम सुनते ही, चैप्टर का नाम सुनते ही उनको लगता है कि अच्छा इस चैप्टर में मैग्नेट्स पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं? मैग्नेट्स। लेकिन बहुत आश्चर्य की बात है कि अभी तक हमने मैग्नेटिज्म में बहुत कुछ पढ़ा है स्टूडेंट्स, लेकिन मैग्नेट्स की बात हमने नहीं की है या फिर बहुत ही कम की है स्टूडेंट्स। ठीक, तो इस चैप्टर में एक्चुअली हम मैग्नेट्स की ही बात करेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो क्या होता है स्टूडेंट्स, मैग्नेट्स क्या होते हैं वो तो आपको पता ही है। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि मैग्नेट्स जो हैं वो भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो अभी तक हमारे पास दो चीजें थी जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती थी, अब हम देखेंगे कि मैग्नेट्स भी जो है वो भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेंगे स्टूडेंट्स। तो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स जो हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं वो ये है कि मैग्नेट्स क्यों मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं। तो स्टूडेंट्स इस बारे में थोड़ी सी बात हम यहां पे बिगनिंग में भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स। देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट आप ले लो, जैसे एक पेन या पेंसिल ही ले लो आप, सिंपल सा एग्जांपल है, ठीक है। सपोज करो एक पेन या पेंसिल ही अगर हमारे पास है स्टूडेंट्स, तो वो किस चीज से बना होता है? एटम से बना हुआ है, उसके अंदर बहुत सारे एटम्स हैं स्टूडेंट्स, राइट। बहुत सारे एटम से मिलकर ये पेन या पेंसिल बना है, ठीक है। अब एटम्स के अंदर क्या होते हैं स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन्स रेस्ट में नहीं होते स्टूडेंट्स, वो घूम रहे होते हैं। वो इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे होते हैं? घूम रहे होते हैं, अपने ऑर्बिट में घूम रहे होते हैं स्टूडेंट्स। तो ये मूविंग चार्ज है स्टूडेंट्स। ये क्या है? मूविंग चार्ज। तो स्टूडेंट्स हमने तो पढ़ ही रखा है कि मूविंग चार्ज जो है वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यानी इस पेन के अंदर बहुत सारे मूविंग चार्ज हैं, बहुत सारे मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस पेन के अंदर बहुत सारे मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो वो क्या करेंगे स्टूडेंट्स? वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेंगे, राइट। तो स्टूडेंट्स इस पेन के अंदर एटम्स हैं और एटम्स के अंदर बहुत सारे मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो मूविंग इलेक्ट्रॉन्स मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेंगे, राइट। तो इस पेन या इस पेंसिल के कारण मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए। इस पेन या पेंसिल के कारण यहां पर क्या होनी चाहिए स्टूडेंट्स? मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए, राइट। और स्टूडेंट्स ये पेन ही क्यों? आप कोई और सब्सटेंस ले लो, चेयर ले लो, टेबल ले लो, ठीक है। आप अपने रूम में आसपास बहुत सारी चीजें देखेंगे, ठीक है। कोई भी सब्सटेंस लो, जैसे टेबल या चेयर, जैसे सिंपल चीजें ही ले लो, तो ये भी तो एटम से बने हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। इनके अंदर भी तो मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये जो मूविंग इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करेंगे स्टूडेंट्स? मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे, तो मतलब चेयर और टेबल के अंदर भी मूविंग इलेक्ट्रॉन्स है, वो भी मैग्नेटिक फील्ड बना रहे हैं। तो चेयर और टेबल के कारण भी मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए, राइट स्टूडेंट्स। चेयर और टेबल के कारण भी मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए, राइट। अब आपके रूम में वॉल्स होंगी स्टूडेंट्स, वॉल्स के अंदर भी एटम्स है, उसमें भी मूविंग इलेक्ट्रॉन्स है, तो उसके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए स्टूडेंट्स। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो दुनिया का हर ऑब्जेक्ट एटम से बना हुआ है, उसके अंदर मूविंग इलेक्ट्रॉन है, तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए, राइट स्टूडेंट्स, समझ रहे हो। लेकिन स्टूडेंट्स हम ये देखते हैं अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंस से, ये देखते हैं कि ये सारी चीजें जो हैं, पेन, पेंसिल, टेबल, चेयर, वॉल्स या आसपास की जितनी भी चीजें होती हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनाती है। सिर्फ ये मैग्नेट्स जैसी ही कोई चीज होती है जो मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, हम ये देखते हैं, राइट। सिर्फ मैग्नेट्स ही होते हैं ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं, ये खास टाइप के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। और जो दूसरे ऑब्जेक्ट्स हैं वो तो एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड बना ही नहीं रहे, राइट। जबकि फिजिक्स ये बोल रही है अभी तक कि इनको मैग्नेटिक फील्ड बनाना चाहिए था, क्योंकि इनके अंदर मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन वो मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनाते, सिर्फ मैग्नेट्स ही हैं जो मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। तो एक्चुअली स्टूडेंट्स द राइट क्वेश्चन इज नॉट दिस, व्हाई मैग्नेट्स क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड। ये राइट क्वेश्चन नहीं है, ये सही क्वेश्चन नहीं है। देखा जाए तो सही क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स? सही क्वेश्चन ये है कि व्हाई अदर ऑब्जेक्ट्स डू नॉट क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड,
क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड, राइट स्टूडेंट्स। सही क्वेश्चन एक्चुअली में ये है। तो अगर आप बुक्स पढ़ेंगे तो जनरली उसमें ये लिखा होता है कि हम इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि मैग्नेट्स क्यों मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं, मैग्नेट्स क्यों मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। तो लेकिन अगर देखा जाए बहुत डीपली स्टूडेंट्स, तो ये सही क्वेश्चन नहीं है। अगर सिंपल फिजिक्स लगाएं अभी तक की, तो दुनिया के हर ऑब्जेक्ट को मैग्नेटिक फील्ड बनानी चाहिए, हर ऑब्जेक्ट को मैग्नेटिक फील्ड बनानी चाहिए, जैसे चेयर, टेबल, वॉल्स, पेन, पेंसिल, सबको मैग्नेटिक फील्ड बनानी चाहिए। लेकिन वो नहीं बनाते हैं, सिर्फ मैग्नेट्स ही बनाते हैं। तो देखा जाए तो बहुत डीपली क्वेश्चन ये है कि व्हाई अदर ऑब्जेक्ट्स डू नॉट क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स यही इस चैप्टर का मेन एम है हमारा पढ़ने का, कि क्यों मैग्नेट्स ही मैग्नेटिक फील्ड, कि क्यों मैग्नेट्स ही मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं और बाकी चीजें नहीं बनाती हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो वही देखेंगे। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में। तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा मैग्नेटिक डाइपोल की बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स। मैग्नेटिक डाइपोल की ऐसे हमने बात पिछले चैप्टर्स में की है स्टूडेंट्स, आपको थोड़ा सा याद होगा, नहीं याद है तो मैं रिकॉल करा देता हूं। और हालांकि इस चैप्टर में हम मैग्नेटिक डाइपोल की बात दोबारा से बहुत डिटेल में करेंगे, ठीक है, आगे जाके ठीक है। लेकिन अभी थोड़ा सा मैं आपको रिकॉल करा देता हूं जो अभी हमें जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स अगर हमारे पास यहाँ पे कोई करंट कैरिंग लूप है, अगर यहाँ पे हमारे पास कोई करंट कैरिंग लूप है, किसी भी शेप का हो सकता है स्टूडेंट्स, किसी भी शेप का हो सकता है, सर्कुलर भी हो सकता है स्टूडेंट्स, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, किसी भी शेप का हो सकता है, उसमें करंट अगर फ्लो कर रहा है तो उसका जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है, इसी को मैग्नेटिक डाइपोल बोलते हैं, इसी को मैग्नेटिक डाइपोल बोलते हैं। ऐसे क्लोज्ड करंट कैरिंग लूप, राइट, क्लोज्ड करंट कैरिंग लूप, राइट, क्लोज्ड करंट कैरिंग लूप। तो उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो होता है दैट इज आई इंटू ए, राइट स्टूडेंट्स, ये हमने पढ़ा है पहले। ठीक है, और ये जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है स्टूडेंट्स, उसका सिंबल जनरली म्यू यूज हमने किया है, बट एम सिंबल भी यूज होता है। डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में अलग अलग सिंबल्स होते हैं, उसको देख के आपको कभी भी घबराना नहीं है स्टूडेंट्स। ठीक है, फिर स्टूडेंट्स अगर हमारे पास कोई चार्ज है, वो सर्किल में घूम रहा है, वो ऐसे सर्किल में घूम रहा है, वो मान लो ऐसे सर्किल में घूम रहा है, तो ये भी एक मैग्नेटिक डाइपोल है, ये भी एक मैग्नेटिक डाइपोल ही है, ये भी एक मैग्नेटिक डाइपोल ही है। क्योंकि स्टूडेंट्स चार्ज अगर सर्किल में घूम रहा है तो इसका मतलब करंट ही तो फ्लो कर रहा है, इसका मतलब करंट ही फ्लो कर रहा है, राइट स्टूडेंट्स। क्योंकि अगर लूप में करंट फ्लो कर रहा है तो क्या हो रहा है, चार्ज ही तो मूव कर रहा है अंदर, चार्ज ही तो मूव कर रहा है गोल गोल। ठीक है, तो वैसे अगर यहां पे दिया हुआ है चार्ज मूव कर रहा है गोल गोल, तो बेसिकली करंट ही फ्लो कर रहा है। दिस इज ऑल्सो अ डाइपोल, दिस इज ऑल्सो अ मैग्नेटिक डाइपोल, दिस इज ऑल्सो अ मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक है स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स यार आपको याद भी हो कि हमने ऐसा पढ़ा भी है कि अगर Q चार्ज ऐसे घूम रहा होता है, Q चार्ज ऐसे घूम रहा होता है, तो हम मान सकते हैं कि करंट कितना फ्लो कर रहा है, Q ओमेगा बाई 2 पाई, Q ओमेगा बाई 2 पाई, ओमेगा उसके घूमने की स्पीड है। ठीक, तो उसका डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, इसका डाइपोल मोमेंट हो जाएगा I इंटू ए, और I की जगह पे हम ये क्वांटिटी लिख सकते हैं Q ओमेगा बाई 2 पाई। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक, तो अगर कोई चार्ज भी सर्किल में घूम रहा है तो वो भी डाइपोल है, वो भी मैग्नेटिक डाइपोल है, और पॉजिटिव नहीं बल्कि नेगेटिव चार्ज, जैसे मान लो कोई इलेक्ट्रॉन है, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट केस है हमारे लिए इलेक्ट्रॉन का मूव करना, कोई इलेक्ट्रॉन भी है अगर वो भी ऐसे घूम रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है, तो वो भी मैग्नेटिक डाइपोल है, वो भी मैग्नेटिक डाइपोल है। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात। फिर स्टूडेंट्स एक दूसरी इंपॉर्टेंट चीज हमने पढ़ी थी कि कोई डाइपोल अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, कोई डाइपोल अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो उस पर स्टूडेंट्स टॉर्क लगता है। कितना टॉर्क लगता है स्टूडेंट्स, उसका फॉर्मूला होता है m क्रॉस बी, उसका डाइपोल मोमेंट क्रॉस बी, उसका डाइपोल मोमेंट क्रॉस बी, और डाइपोल मोमेंट को लिख सकते हैं आई ए, तो ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। ठीक, तो कोई डाइपोल अगर यूनिफॉर्म फील्ड में रखा होता है तो उस पर इतना टॉर्क लगता है स्टूडेंट्स। जैसे आप देखें यहां पर ये डाइपोल्स रखे हुए हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, तो इन पे कुछ टॉर्क लगेगा, इन पे क्या लगेगा, कुछ टॉर्क लगेगा स्टूडेंट्स, इन पे कुछ टॉर्क लगेगा, इस पे कुछ टॉर्क लगेगा तो क्या होगा स्टूडेंट्स, ये रोटेट करेंगे, ये क्या करेंगे स्टूडेंट्स, रोटेट, दे विल रोटेट, ये रेस्ट पे नहीं रहेंगे स्टूडेंट्स, ये रोटेट करने वाले क्योंकि इन पे कुछ टॉर्क लगेगा। लेकिन स्टूडेंट्स अगर डाइपोल को ऐसे रखा जाए, आप देखें अगर जो डाइपोल है उसको ऐसे रखा जाए जैसे कुछ इस तरीके से स्टूडेंट्स, ठीक है, इसका जो एरिया वेक्टर है स्टूडेंट्स वो इधर की तरफ पॉइंट कर रहा है, आप राइट हैंड रूल से देखो उसका एरिया वेक्टर जो है इधर पॉइंट कर रहा है, तो इसका डाइपोल मोमेंट भी जो है वो इधर की तरफ ही होगा स्टूडेंट्स। ठीक, अगर ये जो करंट कैरिंग लूप है या जो डाइपोल है वो इस तरह से रखा हो, तो आप बताएं इस पे कितना टॉर्क लगेगा, आप यहां पर देखें कि ए वेक्टर जो है और जो बी वेक्टर है वो पैरेलल है, ए वेक्टर भी इधर है, बी वेक्टर भी इधर ही है, पैरेलल है, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा स्टूडेंट्स, का क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, दो वेक्टर अगर पैरेलल होते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है, आप देख भी सकते हो, टॉर्क यहां पे क्या होगा, आई ए बी साइन थीटा। ठीक है, थीटा क्या है स्टूडेंट्स, ए और बी के बीच का एंगल, तो ए भी इधर है बी भी इधर है,
तो थीटा कितना हो गया 0, आपको पता है साइन 0 0 होता है स्टूडेंट्स, राइट। ठीक है, तो अगर डाइपोल ऐसे रखा हुआ है सच दैट ए वेक्टर जो है, इसका जो एरिया वेक्टर है या डाइपोल मोमेंट है वो बी के लॉन्ग है, तो उस पर टॉर्क कितना लगेगा स्टूडेंट 0। अब ये रोटेट नहीं करेगा, यहाँ पे। ठीक है, यहां पर ये रोटेट नहीं करेगा क्योंकि अगर ये ऐसे रखा हुआ है तो इस पर टॉर्क नहीं लग रहा है, तो रोटेट नहीं करेगा। सो देखो स्टूडेंट्स, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्ट्रेट अवे उस पर आते हैं, ये हमने पहले भी देखा है ऐसे तो, कि अगर कोई डाइपोल को आप फील्ड में रखते हो, अगर किसी डाइपोल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो, तो वो रोटेट कर सकता है, और रोटेट करके फाइनली वो ये कॉन्फ़िगरेशन ले लेता है, इस तरह से वो सेटल हो जाता है, सच दैट उसका जो डाइपोल मोमेंट है वो मैग्नेटिक फील्ड के लॉन्ग आ जाए। ठीक है, आप सोच सकते हैं कि ऐसा हो सकता है, जैसे क्योंकि यहां पर अगर मैंने डाइपोल रखा है इस तरीके से, तो ये रोटेट करने वाला है स्टूडेंट्स, ये रोटेट करने वाला है, तो ये रोटेट करेगा, रोटेट करके जब वो इस कॉन्फ़िगरेशन पे आ जाएगा, तो उस पर टॉर्क जीरो है। ठीक है, ऐसे सेटल डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, इफ a magnetic dipole is kept in magnetic field, its dipole moment aligns itself along magnetic field. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स, इसको आपको याद रखना है बस, कि अगर किसी डाइपोल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा तो क्या होगा स्टूडेंट्स, वो ऐसे टर्न हो जाएगा और अपने आप को अलाइन कर लेगा, मतलब अपने डाइपोल मोमेंट को अलाइन कर लेगा मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स, इसको याद रखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, एक और चीज यहां पर हम देखेंगे, जैसे मान लो आप कि हमारे पास ऐसे 2 आयरन ब्लॉक्स है, या कोई भी मटेरियल हो सकता है, ऐसे आयरन ले रहा हूं जस्ट फॉर एग्जांपल, 2 आयरन ब्लॉक्स है, एक का टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, एक का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, सो दोनों के अंदर क्या अलग चल रहा होता है, दोनों के अंदर मॉलिक्यूलर लेवल पे दोनों के अंदर क्या अलग चल रहा होता है। तो देखो स्टूडेंट्स, क्या हो रहा होता है कि ये मान लो ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाला जो ब्लॉक है, उसके अंदर जो पार्टिकल्स होंगे, मॉलिक्यूल्स या एटम्स जो भी होंगे, वो वाइब्रेट कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स। वो क्या कर रहे होते हैं, वाइब्रेट कर रहे होते हैं, ऐसे वाइब्रेट कर रहे होते हैं। 50 डिग्री सेंटीग्रेड वाला जो ब्लॉक है, उसके अंदर के पार्टिकल्स भी वाइब्रेट कर रहे होते हैं, लेकिन कम वाइब्रेट करते हैं वो स्टूडेंट्स, कम वाइब्रेट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर कम है तो वो कम वाइब्रेट करते हैं, यहाँ टेम्परेचर ज्यादा है तो वो ज्यादा वाइब्रेट करते हैं। वैसे अगर आयरन ब्लॉक 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे हुआ तो उसके अंदर के जो पार्टिकल्स होंगे वो तो और भी ज्यादा वाइब्रेट करेंगे, राइट स्टूडेंट्स। ठीक है, तो सिंपल सा फंडा, हाइयर द टेम्परेचर मोर इज द वाइब्रेशन। अब स्टूडेंट्स, यहां पर आप देखो, ये जो पार्टिकल्स ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं वो रोटेशनल मोशन भी कर रहे होते हैं। जैसे मान लो ये जो पार्टिकल है, ठीक है, वो ऐसे थोड़ा रोटेट करेगा, फिर ऐसे रोटेट करेगा, ऐसे रोटेट करते रहते हैं, ऐसे रोटेट करते रहते हैं। ठीक है, ये पार्टिकल है ऐसे रोटेट कर रहा है, फिर ऐसे भी रोटेट करेगा, ऐसे थोड़ा रोटेट कर रहे होते हैं। लेकिन यहां पर टेम्परेचर कम है स्टूडेंट्स, तो यहां पर रोटेशन कम हो रहा होगा, ये थोड़ा सा रोटेट करेगा दोनों डायरेक्शन में, यहां पर और भी कम हो रहा होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, यहां पे जो वाइब्रेशन है वो भी 2 टाइप के हो रहे हैं, आप देख सकते हो। एक है ट्रांसलेशनल वाइब्रेशन, और एक हो रहा है रोटेशनल वाइब्रेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, तो अगर ये दोनों ही ज्यादा होते हैं इफ टेम्परेचर इज हाइयर, ठीक है, ऑब्जेक्ट जितना ज्यादा टेम्परेचर पे होगा ये उतने ही ज्यादा वाइब्रेट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि जब ये वाइब्रेट करेंगे तो इनके पास एनर्जी होती है। ठीक है, किस टाइप की एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी होगी, ऑब्वियसली मोशन है यहाँ पे तो काइनेटिक एनर्जी होगी, और पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। ठीक है, तो ये दोनों एनर्जी जो होता है, इनका जो सम होता है, उसको यहाँ पे थर्मल एनर्जी बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, थर्मल एनर्जी। ठीक है, तो पॉइंट बहुत सिंपल है, अगर ऑब्जेक्ट हाइयर टेम्परेचर पे है, तो हम बोलेंगे उसकी थर्मल एनर्जी क्या है, ज्यादा। अगर ऑब्जेक्ट हाइयर टेम्परेचर पे है तो हम बोलेंगे उसकी थर्मल एनर्जी ज्यादा है, और उसका मतलब ये होगा कि उसके अंदर जो वाइब्रेशंस हैं वो भी ज्यादा हो रहे हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अब स्टूडेंट्स आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक है स्टूडेंट्स, मैटर क्या होता है ये तो आप समझ ही रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दुनिया में जितने भी मैटर हैं, जितने भी टाइप के सब्सटेंसेस हैं, उनको उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के आधार पे 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है स्टूडेंट्स। पहला कैटेगरी है डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस या डायमैग्नेटिक मटेरियल बोल सकते हैं। दूसरा कैटेगरी है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, और तीसरा है फेरोमैग्नेटिक।
ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो दुनिया में जितने भी सब्सटेंसेस हैं उनको सिर्फ 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे फेरोमैटिक सब्सटेंसेस अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो दैट इज आयरन, निकल, कोबाल्ट, ठीक है। और भी एग्जांपल्स होते हैं, कुछ एलॉयज होते हैं, ठीक है। दीज आर सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ फेरोमैटिक सब्सटेंस। ये तो बिल्कुल आपको याद होने चाहिए, आयरन, निकल एंड कोबाल्ट। डायमैटिक सब्सटेंस की मैं आपको एग्जांपल दूं तो वुड, वाटर, कॉपर स्टूडेंट्स, गोल्ड, मर्क्यूरी, एंटीमनी। पैरामैटिक सब्सटेंस के कुछ एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो मैग्नीशियम, लिथियम, मॉलिब्डेनम एंड सो ऑन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो वैसे जितने भी और भी सब्सटेंसेस होते हैं उन सबको इन तीनों में से किसी कैटेगरी में डाला जा सकता है स्टूडेंट्स, ठीक है। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, ये जो डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं, ये डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो होते हैं स्टूडेंट्स, वो नॉर्मली मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट नहीं करते हैं। ये दोनों जो होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट नहीं करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट नहीं करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक। और ये जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं नॉर्मली। जो मैग्नेट्स हम देखते हैं, मैग्नेट्स हम देखते हैं वो इन्हीं सब्सटेंसेस के बने हुए होते हैं, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के बने होते हैं। और बाकी जो सब्सटेंसेस होते हैं डे टू डे लाइफ में जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट नहीं करते, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट नहीं करते, वो इनके बने होते हैं। जैसे देखो पेन है, पेंसिल है, ये सब वुड के बना होते हैं, वुड का बना होता है, ठीक है। इसलिए वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट नहीं करते हैं, ठीक है। तो अब तीनों टाइप के सब सब्सटेंसेस हैं, उनके बारे में एक एक करके हम डिटेल में पढ़ेंगे स्टूडेंट। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डायमैग्नेटिक से। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं डायमैग्नेटिज्म क्या होता है और डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। उनके पीछे क्या फिजिक्स होती है। तो सपोज करो स्टूडेंट्स यहां पर हमारे पास एक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का सैंपल है, ठीक है। जैसे वुड हो सकता है, वुड एक एग्जांपल है डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस का। तो उसके अंदर बहुत सारे ऐसे एटम्स होंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। कोई भी सब्सटेंस तो बहुत सारे एटम से बना होता है, तो उसके अंदर बहुत सारे एटम्स होंगे, ठीक है। उसमें से किसी भी एक एटम को स्टडी करते हैं स्टूडेंट्स। तो एटम का स्ट्रक्चर क्या होगा, सेंटर में पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होगा और उसमें इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होंगे। कितने भी हो सकते हैं स्टूडेंट्स, तो डिपेंड करता है मटेरियल पे। तो मान लो कि 3 इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी, बट मान लेते हैं कि 3 घूम रहे हैं कुछ इस तरीके से स्टूडेंट्स, ठीक है। मान लो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इस ऑर्बिट में घूम रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है इस ऑर्बिट में घूम रहा है, तीसरा इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में घूम रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एक सर्किल में घूम रहा है, तो इसका कुछ डाइपोल मोमेंट होगा, ठीक है। मान लेते हैं इसका डाइपोल मोमेंट m1 है, इसका भी कुछ डाइपोल मोमेंट होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। इसका भी कुछ डाइपोल मोमेंट होगा, ठीक है। यहाँ पे डाइपोल मोमेंट के लिए मैंने m यूज कर रहा हूं, पहले मैंने म्यू यूज किया है, ठीक है। तो दोनों ही यूज कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था। अब देखो सिर्फ इस मूविंग इलेक्ट्रॉन को देखें स्टूडेंट्स, तो इसकी कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगी क्या, बोले आप, बिल्कुल होगी स्टूडेंट्स। मूविंग चार्ज है तो इसके कारण कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगी B1। ये जो इलेक्ट्रॉन है वो भी मूविंग है, उसके कारण कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगी B2, इसके कारण कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगी B3, ठीक है स्टूडेंट्स। देखो तो हर इलेक्ट्रॉन के कारण अपनी मैग्नेटिक फील्ड है, राइट। मूविंग चार्ज है तो होना ही है स्टूडेंट्स। अब आप यहां पे ध्यान दो स्टूडेंट्स, यहां पे क्या है कि जो m1 m2 m3 है इनका वेक्टर सम जो है वो 0 हो सकता है या नहीं हो सकता है? हो सकता है कि इसका डाइपोल मोमेंट, इसका डाइपोल मोमेंट और इसका डाइपोल मोमेंट ऐड होके 0 हो जाता हो। ऐसा हो सकता है कि तीनों का डाइपोल मोमेंट ऐड होके 0 हो जाता हो, या फिर हो सकता है कि उनका डाइपोल मोमेंट ऐड होके 0 ना होता हो, ठीक है। दोनों ही केसेस हो सकते हैं, राइट स्टूडेंट्स। क्या तो इन तीनों इलेक्ट्रॉन का डाइपोल मोमेंट ऐड होके 0 हो जाएगा या फिर 0 नहीं होगा, ठीक। तो स्टूडेंट्स अगर इन तीनों का डाइपोल मोमेंट ऐड अप के होके 0 हो गया है तो इसका मतलब है कि टोटल डाइपोल मोमेंट क्या हो गया है, 0। टोटल डाइपोल मोमेंट क्या हो गया है, 0, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उस केस में टोटल मैग्नेटिक फील्ड भी जो है वो भी 0 हो जाती है। टोटल मैग्नेटिक फील्ड भी जो है वो 0 हो जाती है। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, तीनों की मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल कर देती है। समझ रहे हो मेरी बात को स्टूडेंट्स? देखो तीनों का डाइपोल मोमेंट है, तीनों अपनी अपनी मैग्नेटिक फील्ड बना रहे हैं, लेकिन अगर तीनों का टोटल डाइपोल मोमेंट 0 है, जो कि हो सकता है, अगर तीनों का टोटल डाइपोल मोमेंट 0 हो जाता है तो इसका मतलब ये होता है स्टूडेंट्स कि तीनों की मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को क्या कर रही है, कैंसिल्ड। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गई हमारी, 0। हो सकता है ना ऐसा स्टूडेंट्स कि ये कुछ मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, ये कुछ बना रहा है, लेकिन सब ऐसी है कि टोटल मैग्नेटिक फील्ड सबका मिला के क्या हो जा रहा है, 0 0 0, ठीक है। हो सकता है ऐसा। उस केस में स्टूडेंट्स अगर हम सिर्फ एक इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, उसको देखेंगे तो हमें लगेगा कि हाँ यार ये चल रहा है, तो इसको मैग्नेटिक फील्ड बनानी चाहिए। लेकिन पूरे एटम की बात करेंगे तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगी स्टूडेंट्स, 0। टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगी, 0।
तो स्टूडेंट्स का मतलब है कि ये जो एटम है, ये जो एटम है इसकी कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी, ये जो एटम इसकी कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी, ये जो एटम है इसकी भी कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी, किसी की भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी, किसी भी एटम की मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी, और उसका डाइपोल मोमेंट भी क्या होगा, जीरो स्टूडेंट्स। ठीक, तो इस पूरे सब्सटेंस की भी मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, जीरो। इस पूरे सब्सटेंस की भी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, जीरो, क्योंकि उसका एक इंडिविजुअल एटम ही कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं बना रहा है, ये एटम भी नहीं बना रहा है, कोई भी एटम नहीं बना रहा है, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड इस सब्सटेंस के कारण क्या हो गई, जीरो। तो ऐसा सब्सटेंस जो है ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है स्टूडेंट्स, ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर यही हो रहा होता है, यही हो रहा होता है। इलेक्ट्रॉन्स घूम तो रहे होते हैं, लेकिन एक एटम के अंदर के सारे इलेक्ट्रॉन्स अपना मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल कर देते हैं, जिसके कारण एक एटम के लिए कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती है। ठीक है, तो पूरे सब्सटेंस के कारण भी कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती है। दिस इज व्हाट हैपेंस इनसाइड डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो ये होता है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर, ऐसा नहीं होता है, ऐसे दूसरे टाइप के सब्सटेंसेस के अंदर होता है, वो हम बाद में देखेंगे अभी। ठीक है, तो स्टूडेंट जो हमने पढ़ा है उसको लिख भी लिया हमने, देखो, पार्टिकल्स इन अ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस हैव जीरो डाइपोल मोमेंट एंड thus दे हैव नो मैग्नेटिक फील्ड। जैसा कि हमने यहां पे देखा, इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड अ पार्टिकल कैंसिल ईच अदर्स मैग्नेटिक फील्ड एंड डाइपोल मोमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऐसा होता है डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के अंदर। और ये जो फेनोमेना है इसको क्या बोलते हैं, डायमैग्नेटिज्म। ये जो फेनोमेना है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, डायमैग्नेटिज्म। तो स्टूडेंट्स अभी हम नेक्स्ट टाइप के सब्सटेंस की तरफ मूव करेंगे स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टाइप के सब्सटेंस की तरफ मूव करेंगे। बट इसका मतलब ये नहीं कि हमने डायमैग्नेटिज्म के बारे में या डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में सब कुछ पढ़ लिया है, अभी तो सिर्फ स्टार्टिंग है, अभी इनके बारे में बहुत कुछ पढ़ना बाकी है। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप हम सब पढ़ेंगे, आप घबराएं नहीं। अब स्टूडेंट देखते हैं पैरामैग्नेटिज्म क्या होता है, पैरामैग्नेटिज्म या फिर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप कंसीडर करो कि ये हमारे पास एक सैंपल है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का। ठीक है, वो भी बहुत सारे पार्टिकल्स या एटम से बना हुआ होगा स्टूडेंट्स ऐसे। ठीक है, बहुत सारे पार्टिकल्स या एटम से ऐसे बना होगा। ठीक है, उसमें भी किसी एटम को अगर हम लें तो इसको ऐसे कुछ बना सकते हैं। मैं 3 ही इलेक्ट्रॉन बना रहा हूं, लेकिन स्टूडेंट्स आप समझ रहे होंगे कि ज्यादा या कम भी हो सकते हैं, वो तो ऐसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं। तो इसमें ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऑर्बिट में घूम रहे हैं स्टूडेंट्स। तो अभी लास्ट केस में हमने देखा कि हो सकता है कि ये सब अपना अपना डाइपोल मोमेंट कैंसिल कर दें एक दूसरे के साथ, हो सकता है। ठीक है, तो वो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस था। लेकिन अगर वो कैंसिल ना करें तो, ठीक है, मतलब अगर तीनों का डाइपोल मोमेंट एक जो कैंसिल नहीं कर रहा है, मतलब टोटल सम जो इनका जीरो नहीं आ रहा है, मतलब टोटल डाइपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है, राइट स्टूडेंट्स, ऐसा भी हो सकता है कि ये सारे इलेक्ट्रॉन्स अपना डाइपोल मोमेंट कैंसिल ना कर रहे हो, सारे इलेक्ट्रॉन्स अपना डाइपोल मोमेंट कैंसिल ना कर रहे हो। तो उस केस में क्या होता है स्टूडेंट्स कि अगर हम एक एटम की बात कर रहे हैं तो उसका जो है टोटल डाइपोल मोमेंट होगा, जीरो नहीं होगा। और ये जो एटम है वो टोटल मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगी, कहने का मतलब है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाई B1, ये अपना B2 बनाई और ये अपना B3 बनाई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो डायमैग्नेटिक में क्या रहा था, तीनों अपने मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल कर रही थी फाइनली, उनकी वैल्यूज और डायरेक्शन ऐसे थे कि वो कैंसिल हो जा रहे थे। लेकिन यहां पर क्या है कि इनकी वैल्यूज और डायरेक्शन ऐसी है कि वो आपस में एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं स्टूडेंट्स, मतलब वो नेट मैग्नेटिक फील्ड बना रहे हैं, और उनका डाइपोल मोमेंट भी जो है वो आपस में कैंसिल नहीं हो रहा है, तो इसका टोटल डाइपोल मोमेंट भी है स्टूडेंट्स, है। तो ये जो चीज है वो पैरामैग्नेटिज्म कहलाती है। और ये जो मतलब पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के अंदर बेसिकली स्टूडेंट्स ऐसा हो रहा होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें आप देखो क्या होगा कि अगर हम एक इंडिविजुअल एटम को लेंगे तो इसका डाइपोल मोमेंट होगा, ठीक है, अब उसका डाइपोल मोमेंट किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, जैसे मान लो इसका इधर है। ठीक है, तो ये एक एटम जो है, एक इंडिविजुअल एटम, वो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी स्टूडेंट्स। ठीक है, एक इंडिविजुअल एटम जो है वो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी। अब ये दूसरा एटम ले स्टूडेंट्स, इसका भी डाइपोल मोमेंट होगा, लेकिन वो किसी दूसरे डायरेक्शन में हो सकता है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। ठीक, वो भी अपनी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी। ठीक, तो ऐसे हर एटम का अपना अपना डाइपोल मोमेंट होगा स्टूडेंट्स, हर एटम का अपना अपना डाइपोल मोमेंट होगा, और वो रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में ओरिएंटेड हो सकता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ऐसे आप देखें कि बहुत सारे एटम होंगे, और ध्यान देने वाली बात यह है कि सबका डाइपोल मोमेंट कोई लॉजिक तो है नहीं सेम डायरेक्शन में होने का, तो अलग अलग डायरेक्शन में हो सकता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स उससे अब क्या होगा, आप सोचिए क्या होगा। देखो, ये जो इंडिविजुअल एटम है वो तो मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, ये इंडिविजुअल एटम भी मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे बहुत सारे एटम्स हैं। ठीक है, किसी भी सैंपल में बिलियंस ऑफ एटम्स होंगे स्टूडेंट्स, राइट, बहुत सारे एटम्स होंगे, और सबका डाइपोल मोमेंट रैंडमली ओरिएंटेड है, अलग अलग डायरेक्शन में ओरिएंटेड है,
रैंडमली ओरिएंटेड है, रैंडमली ओरिएंटेड, ठीक है। तो सबका डाइपोल मोमेंट ऐड करेंगे तो टोटल डाइपोल मोमेंट यहां पर कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, टोटल डाइपोल इस सैंपल का कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 0, राइट, क्योंकि सबका डाइपोल मोमेंट अलग अलग डायरेक्शन में ओरिएंटेड है। तो सबके डाइपोल मोमेंट को ऐड करेंगे तो वेक्टर सम करना पड़ेगा, वेक्टर सम करना पड़ेगा, वेक्टर सम का क्या आ जाएगा, 0 स्टूडेंट्स, 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये पूरा जो सैंपल है क्या वो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, ये पूरा सैंपल कोई मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा नहीं स्टूडेंट्स, ये जो पूरा सैंपल है ये कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनाएगा स्टूडेंट्स, नहीं बनाएगा। तो ऐसा होता है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या हो रहा है कि इंडिविजुअल एटम तो मैग्नेटिक फील्ड बना सकता है, एक इंडिविजुअल एटम तो मैग्नेटिक फील्ड बना सकता है, एक इंडिविजुअल पार्टिकल तो मैग्नेटिक फील्ड बना सकता है, लेकिन सारे पार्टिकल्स का डाइपोल मोमेंट रैंडमली ओरिएंटेड है अलग अलग डायरेक्शन में। तो सबका ऐड करेंगे तो डाइपोल मोमेंट 0 आ जाएगा, मतलब टोटल मैग्नेटिक फील्ड अभी भी कितनी है स्टूडेंट, 0। समझ में आई आपको बात स्टूडेंट्स, ठीक है। तो स्टूडेंट देखो जो हमने पढ़ा वो लिख भी लिया यहां पे, पार्टिकल्स इन अ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस हैव individual dipole moments, but in a sample of paramagnetic substance there are large number of particles, ठीक है, their dipole moments are randomly oriented, so they cancel each other's dipole moment, ठीक है, सब randomly oriented होते हैं इसलिए एक दूसरे का dipole moment cancel कर देते हैं, so there is no net dipole moment and thus no magnetic field। तो स्टूडेंट्स आप ये सिचुएशन देखें, ये मेरे पास एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, उसके डाइपोल्स जो होते हैं जैसा कि हमने देखा है रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, जिससे उसका नेट डाइपोल मोमेंट 0 हो जाता है और वो कोई मैग्नेटिक फील्ड भी अपनी क्रिएट नहीं कर पाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। लेकिन सपोज करो यहां पर एक दूसरी सिचुएशन मैंने बनाई है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है स्टूडेंट्स, एक मैग्नेटिक फील्ड है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, और उसमें पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को मैंने रख दिया, ठीक है, ये जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस था उसको मैंने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आप सोचें कि इसके जो डाइपोल्स है उनका क्या होगा, ये जो डाइपोल्स है उनका क्या होगा स्टूडेंट्स, आप जरा सोचें। देखो स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि मैं आपको थोड़ी देर पहले ही ये बताया था कि अगर मैग्नेटिक डाइपोल्स को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो क्या होता है स्टूडेंट्स, वो टर्न करते हैं, उन पे टॉर्क लगता है और वो अलाइन हो जाते हैं along the direction of magnetic field, अलाइन हो जाते हैं along the direction of magnetic field। तो यहां पर देखो ये जो डाइपोल्स है वो रैंडमली ओरिएंटेड है, अगर आप उनको मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो इन पे टॉर्क लगेगा स्टूडेंट्स, टॉर्क लगेगा इन पे, और ये सब मैग्नेटिक फील्ड के अलॉन्ग अलाइन होने लगेंगे, स्टूडेंट्स, कुछ इस तरीके से आप देखें तो इस तरह से ये मैग्नेटिक फील्ड के अलॉन्ग इस तरह से अलाइन होने लगेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड हम लगाएंगे उतना ज्यादा अलाइनमेंट होगा, समझ रहे हो मेरी बात को आप स्टूडेंट्स, उतने ज्यादा ये डाइपोल्स एक ही डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड के लॉन्ग पॉइंट करने लगेंगे, समझ रहे हो मेरी बात को। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स, कि अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है यहां पर, ठीक है, और उसमें एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को रख रहे हैं तो डाइपोल्स जो है वो अलाइन होने लगेंगे मैग्नेटिक फील्ड के लॉन्ग, जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड हम लगाएंगे अलाइनमेंट उतना ही ज्यादा होगा। अब सोचिए स्टूडेंट्स क्या होगा, क्या अब भी इसका डाइपोल मोमेंट m जो है वो 0 होगा, नहीं स्टूडेंट्स, नहीं 0 नहीं होगा। अब सब एक ही डायरेक्शन में तो सबका एडिशन हो जाएगा। क्या ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, क्या ये अपनी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, बिल्कुल स्टूडेंट्स क्रिएट करेगा, राइट। पहले यहां पे डाइपोल मोमेंट 0 हो गया था इसलिए मैग्नेटिक फील्ड नहीं बन रही थी, लेकिन अब डाइपोल मोमेंट 0 नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी स्टूडेंट्स। अब ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जो है वो डाइपोल मोमेंट है उसका, तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, ये अपनी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, समझ में आ होगी आपको बात स्टूडेंट्स। अब आप सोचो स्टूडेंट्स कि अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम हटा देते हैं, ठीक है, अब जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको हटा देते हैं तो क्या होगा, समझ रहे हैं स्टूडेंट्स आप क्या होगा। मैग्नेटिक फील्ड अब मैंने क्या कर दिया, हटा दिया स्टूडेंट्स, रिमूव द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है स्टूडेंट्स, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हमने लगाई थी उसको हटा दिया। तो क्या होता है स्टूडेंट्स, ये जो डाइपोल्स थे वापस से रैंडमली ओरिएंटेड हो जाते हैं, वापस से रैंडमली ओरिएंट हो जाएंगे, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है, पहले तो ये रैंडमली ओरिएंटेड थे ही, आपने उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो मैग्नेटिक फील्ड के टॉर्क के कारण वो सब अलाइन हो गए। लेकिन अगर आप ये मैग्नेटिक फील्ड को हटा दोगे, रिमूव कर दोगे उसको, तो क्या होगा, वापस से वो अपने रैंडम ओरिएंटेशन में चले जाएंगे, उनका डाइपोल मोमेंट वापस से 0 हो जाएगा और वापस से कोई मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट नहीं करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है।
समझ में आई आपको बात स्टूडेंट्स? सो आप देखिए स्टूडेंट, जो आपने यहां पे पढ़ा है वो लिख भी लिया है। व्हेन पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इज केप्ट इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, डाइपोल्स अलाइन अलोंग मैग्नेटिक फील्ड एंड क्रिएट देयर ओन नेट मैग्नेटिक फील्ड। तो उस टाइम पे ये जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है ये अपनी मैग्नेटिक फील्ड बनाता है स्टूडेंट्स, अपनी मैग्नेटिक फील्ड बनाने लगता है। बट वंस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज रिमूव्ड, जैसा कि यहां पे देखा, डाइपोल्स आर अगेन रैंडमली ओरिएंटेड क्रिएटिंग नो मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है स्टूडेंट्स? तो डियर स्टूडेंट्स, अब टाइम आ गया है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के बारे में बात करने का। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में देख लिया है, ठीक है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में भी थोड़ा सा देख लिया है और देखेंगे हालांकि अभी। तो अब हम देखेंगे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की जो कहानी होती है वो काफी हद तक पैरा जैसी ही होती है, काफी हद तक पैरा जैसे ही होती है। जैसे देखो मैं आपको बताता हूं, जैसे स्टूडेंट्स हमने क्या पढ़ा कि पैरा में हमने क्या पढ़ा स्टूडेंट्स कि एक जो एटम होता है, एक पार्टिकल होता है सब्सटेंस का, उसका टोटल डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होता है, टोटल डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होता है। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स क्या है कि हर एटम का डाइपोल मोमेंट अलग अलग डायरेक्शन में रैंडमली ओरिएंटेड होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने ऐसा पढ़ा। ठीक, रैंडमली ओरिएंटेड होता है। तो अब इस सैंपल का टोटल डाइपोल मोमेंट जीरो हो गया और ये जो पूरा सैंपल है वो कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं बना पा रहा है। ठीक है, हालांकि एक इंडिविजुअल एटम जो है वो मैग्नेटिक फील्ड बनाने के काबिल था, लेकिन सब एटम का डाइपोल मोमेंट रैंडम होने से कैंसिल हो गया और टोटल कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं बना। ठीक है, ये कहानी थी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की। बिल्कुल यही चीज ट्रू है फेरो के लिए स्टूडेंट्स, फेरो के लिए भी बिल्कुल यही होता है स्टूडेंट्स। उसका भी एक एटम अगर आप लोगे तो उसका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होता है। ठीक है, तो वो अकेला एटम मैग्नेटिक फील्ड बना सकता था, लेकिन हर एटम का डाइपोल मोमेंट अलग अलग डायरेक्शन में है तो टोटल डाइपोल मोमेंट जीरो हो गया और मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनी स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यही कहानी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की भी होती है, सेम टू सेम। ठीक है, आगे देखो। फिर स्टूडेंट्स, हमने पैरा के बारे में क्या पढ़ा कि अगर उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखें, तो डाइपोल्स अलाइन हो जाते हैं। अब डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड बनती है। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसा पढ़ा हमने पैरा के लिए। फेरो के लिए भी यही सही है स्टूडेंट्स, फेरो के लिए भी यही सही है। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के साथ भी ऐसा ही होता है। आप उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखो, डाइपोल्स जो है वो अलाइन हो जाते हैं स्टूडेंट्स, अलाइन हो जाते हैं। अब डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होता है। ठीक है, और जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है, और मैग्नेटिक फील्ड भी बनती है। अब ये जो सब्सटेंस है वो क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। ठीक है, तो फेरो के लिए भी वही कहानी है यहां तक स्टूडेंट्स, कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस बस इतना सा है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनी है स्टूडेंट्स, ये जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के केस में ये मैग्नेटिक फील्ड जो बनती है वो लो वैल्यू की होती है। ठीक है, और ये जो डाइपोल मोमेंट यहां पे होता है, डाइपोल मोमेंट वो भी लो होता है। ठीक है, उसकी वैल्यू भी लो होती है। लेकिन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए ये जो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, मतलब ये जो डाइपोल्स अलाइन हो गए हैं तो अब ये मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे, ये बहुत हाई वैल्यू की मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं, और इनका जो टोटल डाइपोल मोमेंट होता है वो भी हाई होता है। तो देखा जाए तो बेसिक बस इतना ही डिफरेंस होता है। ठीक है, तो पैरा और फेरो काफी सिमिलर टाइप के होते हैं, बस फर्क यहां पे है कि अलाइनमेंट होने के बाद फेरो द्वारा बहुत ज्यादा वैल्यू की मैग्नेटिक फील्ड बनाई जाती है और पैरा द्वारा बहुत लो वैल्यू की मैग्नेटिक फील्ड बनाई जाती है। समझ रहे हो बात को? तो स्टूडेंट्स, वही चीज हमने यहां पे लिख ली है कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्रिएट्स लो वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्रिएट्स हाई वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। समझ रहे हो, ये बेसिक डिफरेंस है। फिर स्टूडेंट्स, यहां पे एक और चीज आप देखें, जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है वो दो टाइप का होता है, उसकी दो कैटेगरी होती है। ठीक है, एक होता है सॉफ्ट और एक होता है हार्ड। तो एक को बोलेंगे सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, दूसरे को बोलेंगे हार्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो सॉफ्ट के साथ क्या होता है स्टूडेंट्स, आप देखो यहां तक तो दोनों की कहानी सेम है, चाहे सॉफ्ट हो या हार्ड हो। ठीक है, अगर सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है तो ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हम हटाएंगे, उसके बाद क्या होता है कि ये अलाइनमेंट टूट जाता है। पैरा में हमने देखा, सॉफ्ट के लिए भी ऐसा ही होता है कि जो अलाइनमेंट है वो टूट जाता है, बहुत ही कम अलाइनमेंट बचता है, या फिर ठीक है क्या तो अलाइनमेंट टूट ही जाता है पूरी तरह से, या फिर बहुत कम अलाइनमेंट बचता है। समझ रहे हो मेरी बात को आप? वंस अगेन, जैसा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटाने पे अलाइनमेंट टूट जाता है और बाद में कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं रहती है। ठीक है, वैसे सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटाने पे अलाइनमेंट टूट जाता है और कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनती है। ठीक है, कभी कभार थोड़ी सी अलाइनमेंट रह भी सकती है कुछ केसेस में।
ठीक है, और बहुत थोड़ी सी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी उस केस में। लेकिन हार्ड वाला जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है वो सबसे इंटरेस्टिंग होता है स्टूडेंट्स। उसमें क्या होता है, अब देखो हार्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, उसमें क्या होता है कि अगर आपने ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हटा भी दी, बी को आपने रिमूव कर दिया, ठीक है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लगाई थी हमने वो हटा भी दिया, तो क्या होगा अब कि ये जो अलाइनमेंट हुआ था, ये जो अलाइनमेंट हुआ था एक बार ये जो अलाइनमेंट हुआ था वो रहेगा, वो टूटेगा नहीं। अलाइनमेंट जो है वो रिटेन्ड रहेगा, रिटेन्ड रहेगा अलाइनमेंट, ठीक है। सॉफ्ट में क्या हो रहा था, आपने एक बार एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटाई, अलाइनमेंट टूट गया, जब थोड़ा मोड़ा रहा तो ठीक है चलो। लेकिन हार्ड में क्या होता है, आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटा भी दी तो बहुत ज्यादा अलाइनमेंट रह जाता है, बहुत ज्यादा अलाइनमेंट रह जाता है, तो अभी भी इसका डाइपोल मोमेंट जो है वो जीरो नहीं होगा और ये अभी भी मैग्नेटिक फील्ड बनाता रहेगा, अभी भी मैग्नेटिक फील्ड बनाता रहेगा स्टूडेंट्स, अभी भी मैग्नेटिक फील्ड बनाता रहेगा, ठीक है, अभी भी ये मैग्नेटिक फील्ड बनाता रहेगा स्टूडेंट्स। तो दिस इज हार्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है। तो स्टूडेंट्स जो मैग्नेट्स हम देखते हैं रियल लाइफ में वो यही होते हैं, जो मैग्नेट्स हम देखते हैं रियल लाइफ में वो हार्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को। उनमें डाइपोल्स जो है वो अलाइंड रहते हैं, डाइपोल्स जो है वो अलाइंड रहते हैं और वो अपनी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं, हालांकि इनके बारे में और डिटेल में हम देखेंगे अभी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स देखें सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस का एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो दैट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस सॉफ्ट आयरन, सॉफ्ट आयरन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप सोचोगे सॉफ्ट आयरन क्या होता है स्टूडेंट्स, ठीक है, तो जो नॉर्मल आयरन आप देखते हो उसी की एक वैरायटी होती है सॉफ्ट आयरन, ठीक है। हार्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का एग्जांपल मैं आपको दूं तो एल्निको, एल्निको ये एक एलॉय है स्टूडेंट्स, एलॉय ऑफ आयरन, आयरन का एलॉय है। तो आयरन के ऐसे बहुत सारे एलॉयज होते हैं जो हार्ड फेरोमैग्नेटिक होते हैं, ठीक है। एल निको इज वन फेमस वन, देन कोबाल्ट, निकेल, ठीक है स्टूडेंट्स, फिर होता है लोड स्टोन। तो स्टूडेंट्स जो मैग्नेट्स होते हैं वो इन्हीं सब से बनते हैं, ठीक है, कैसे बनते हैं हम देखेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है, बट आपको थोड़ा सा आइडिया तो लग ही गया होगा कि तो मैग्नेट जो होते हैं वो इन्हीं सब से बनते हैं। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको दो टाइप के फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस बताए, लेकिन जैसे कई बार अगर सिर्फ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बोला जा रहा है, सिर्फ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बोला जा रहा है, तो हम ये हार्ड वाला जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है ये सोचेंगे, क्योंकि ज्यादातर जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं वो हार्ड ही होते हैं। देखो उसके एग्जांपल्स ही बहुत दिए मैंने, और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस बहुत कम ही होते हैं, ठीक है। तो जनरली जब लोग फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की बात करते हैं तो उनके दिमाग में ये चीज रहती है कि वो एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटा भी दो तो उसका जो अलाइनमेंट है डाइपोल्स का वो रह जाता है और वो अभी भी अपनी मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, ठीक है। क्योंकि ज्यादातर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस ऐसे ही होते हैं तो लोग को फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस ऐसा ही ध्यान में रहता है, ठीक है, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट अ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस मींस हार्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, राइट स्टूडेंट्स, समझ में बात को। तो स्टूडेंट्स थोड़ा सा स्पेस मैंने क्लीन अप किया क्योंकि आपको एक नेक्स्ट टर्म मुझे बताना है, दैट इज कॉल्ड क्यूरी टेम्परेचर, दैट इज कॉल्ड क्यूरी टेम्परेचर। क्यूरी टेम्परेचर बहुत एक सिंपल सा टर्म है स्टूडेंट्स। देखो क्या होता है कि ये जो हार्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, ठीक है, उसमें अलाइनमेंट रह जाता है, ठीक है। लेकिन अगर हम इस सब्सटेंस को बहुत हाई टेम्परेचर पे ले जाएं, तो ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो है उसका जो अलाइनमेंट है वो टूट जाएगा एट हाई टेम्परेचर जो अलाइनमेंट है ऑफ फेरो वो टूट जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है उसका, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर इसको आप हाई टेम्परेचर पे ले जाओगे काफी तो इसका अलाइनमेंट टूट जाएगा स्टूडेंट्स। क्यों टूट जाएगा? ड्यू टू थर्मल एनर्जी के कारण टूट जाएगा स्टूडेंट्स। क्या मतलब है इसका स्टूडेंट्स? थर्मल एनर्जी का क्या मतलब है? देखो बहुत हाई टेम्परेचर पे जब हम इसको ले जाएंगे, तो क्या होगा कि थर्मल एनर्जी के कारण ये ज्यादा वाइब्रेट करने लगेगा, राइट स्टूडेंट्स। ऐसे ज्यादा रोटेशनल वाइब्रेशन करेगा, राइट, ऐसे रोटेशनल वाइब्रेशन करने लगेगा, ठीक है। तो अगर काफी हाई टेम्परेचर पे सब्सटेंस को ले जाएंगे तो ये काफी वाइब्रेट करने लगेगा, आप समझ सकते हैं कि उसके कारण इसका जो अलाइनमेंट है वो टूट जाएगा, वो अलाइंड नहीं रहेगा, ठीक है, और रैंडमली ओरिएंटेड हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हाई टेम्परेचर पे अलाइनमेंट फेरोमैग्नेटिक का टूट जाता है ड्यू टू थर्मल एनर्जी, ठीक है। और हम बोल सकते हैं उस टाइम वो कैसा बिहेव कर रहा है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की तरह, राइट,
उस टाइम वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि अलाइनमेंट टूट गया, टूट गया। तो जिस टेम्परेचर के ऊपर ये अलाइनमेंट टूट जाता है उसको बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर, उसको बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर। ठीक है, तो हम स्टूडेंट्स बोल सकते हैं क्यूरी टेम्परेचर इज द टेम्परेचर above which ferromagnetic substance acts like paramagnetic substance। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो क्यूरी टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिसके ऊपर एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की तरह एक्ट करेगा, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की तरह, क्योंकि उसका अलाइनमेंट जो है वो टूट जाएगा। तो स्टूडेंट्स ऐसे तो आपको ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। लेकिन ये जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं ये काफी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं स्टूडेंट्स, काफी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। इनको लोग अलग अलग तरीके से स्टडी करते हैं, अलग अलग तरीके से इनको स्टडी करते हैं स्टूडेंट्स। तो ये जो मैंने आपको बताया ये तो एक सिंप्लीफाइड वर्जन है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की थियरी का जो हमारे सिलेबस में है। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस को लोग अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है। तो एक और थियरी हम यहां पे डिस्कस करेंगे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की स्टूडेंट्स, इसको क्या बोलते हैं, डोमेन थियरी ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ठीक है, डोमेन थियरी ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस कैसे होते हैं थोड़ा सा हम देखेंगे, बहुत इजी है स्टूडेंट्स। तो ये थ्योरी ये बोलती है कि अगर ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का सैंपल है, ये एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का सैंपल है, जैसे आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया, तो उसमें से छोटे छोटे डिविजन्स होते हैं, ऐसे छोटे छोटे डिविजन्स होते हैं। ठीक है, ये डिविजन्स हमें दिखेंगे नहीं स्टूडेंट्स, ये डिवीजन हमें ऐसे नेकेड आई से दिखेंगे नहीं स्टूडेंट्स। ठीक है, अंदर ही अंदर उस सब्सटेंस के छोटे छोटे डिवीजन्स होते हैं, और जो डिवीजन का साइज होता है काफी छोटा होता है स्टूडेंट्स, मैक्सिमम आप समझ लो 1 mm by 1 mm। ठीक है, ठीक है, मैक्सिमम उस साइज के छोटे छोटे डिवीजन्स होते हैं, इससे भी छोटे हो सकते हैं। 1 mm मीन्स 1 मिलीमीटर, ठीक है, इंटू 1 मिलीमीटर। ठीक है, तो इससे या इससे भी छोटे छोटे साइज के अलग अलग शेप के, अजीब अजीब शेप के ऐसे डिवीजन्स होते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में के अंदर। अब जैसे मान लो ये एक डिवीजन ले लिया, तो हाँ सॉरी, तो इन छोटे छोटे डिवीजन्स को क्या बोलते हैं, डोमेन। इन छोटे छोटे डिवीजन्स को क्या बोलते हैं, डोमेन। ठीक है, डोमेन, इसलिए इसका नाम है डोमेन थियरी ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो थियरी क्या बोलती है कि किसी एक डोमेन को आप ले लो, जैसे ये डोमेन ले लिया, तो इसमें जो एटम्स हैं या जो भी पार्टिकल्स हैं उन सब का डायपोल मोमेंट ऑलमोस्ट एक ही डायरेक्शन में होता है, जैसे मान लो ये डायरेक्शन। ठीक है, तो ओवरऑल ये जो डोमेन है इसके ज्यादातर पार्टिकल्स का डायपोल मोमेंट इसी डायरेक्शन में है, तो इस डोमेन का डायपोल मोमेंट इसी डायरेक्शन में होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर कोई दूसरा डोमेन है तो इसका डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर हो सकता है। ये कोई तीसरा डोमेन है तो इसके सारे पार्टिकल्स या ज्यादातर पार्टिकल्स का डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में होगा, तो डोमेन का भी डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में हो गया। तो वैसे हर डोमेन का अलग अलग डायरेक्शन में डायपोल मोमेंट हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से। ठीक है, सब तो बनाने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये सारे डोमेन्स का जो डायपोल मोमेंट है वो रैंडमली ओरिएंटेड है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो टोटल डायपोल मोमेंट सैंपल का कितना हो गया, टोटल डायपोल मोमेंट जो है सैंपल का वो 0 हो गया स्टूडेंट्स। तो ये जो पूरा फेरोमैग्नेटिक सैंपल है वो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, कुछ नहीं बनाएगा स्टूडेंट्स, नहीं बनाएगा, इसकी कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी स्टूडेंट्स। लेकिन स्टूडेंट्स इसको जब हम एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है, तो देखो आप, इसको मैंने एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, तो क्या होता है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये डायपोल्स को अलाइन कराना चाहिए, राइट स्टूडेंट्स। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डायपोल्स को अलाइन कराना चाहिए। ठीक है, तो बहुत सारे डायपोल्स जो है वो बी के लॉन्ग अलाइन होने लगते हैं। तो क्या होता है, बहुत सारे डायपोल्स जो है मर्ज हो जाते हैं, और बहुत सारे डोमेन्स मर्ज हो जाते हैं, बहुत सारे डोमेन्स मर्ज होकर बड़े बड़े डोमेन्स बनाते हैं। ठीक है, तो डोमेन्स मर्ज टू फॉर्म बिगर डोमेन्स, डोमेन्स मर्ज होकर बड़े डोमेन्स बना लेते हैं। ठीक है, तो आसपास के डोमेन्स जो है वो आपस में मर्ज हो जाते हैं और बड़े बड़े डोमेन्स बना लेते हैं। अब जैसे ये डोमेन होगा, इसका डायपोल मोमेंट हो सकता है मैग्नेटिक फील्ड के लॉन्ग अलाइन हो गया हो, इसका अगर अलाइन नहीं हुआ तो काफी हद तक अलाइन हो गया होगा उसी डायरेक्शन में, सॉर्ट ऑफ। ठीक है, तो इस तरीके से ज्यादातर डायपोल्स अलाइन हो जाएंगे या फिर ऑलमोस्ट उसी डायरेक्शन में टेंड कर रहे होंगे। ठीक है, और ऐसे बड़े बड़े डोमेन्स हो जाएंगे। तो अभी भी आप देख सकते हो कि इसका जो टोटल डायपोल मोमेंट है वो 0 नहीं होगा। ठीक है, टोटल डायपोल मोमेंट ऑफ इसका 0 नहीं होगा, तो अब ये मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। ठीक है, अब स्टूडेंट्स अगर आप ये जो मैग्नेटिक फील्ड आपने लगाई है इसको और स्ट्रॉन्ग कर दें, तो क्या होगा। सो यहां देखिए, और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लगा दी,
कैसे पता चल रहा है स्ट्रांग है? यहाँ पे फील्ड लाइंस ज्यादा बनाई है पास पास, और यहाँ फील्ड लाइंस दूर दूर थी। तो अगर आपने और स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड लगा दी स्टूडेंट्स, तो और ज्यादा ये जो डोमेन्स है वो मर्ज हो जाएंगे, और ज्यादा डोमेन्स मर्ज हो जाएंगे। तो हो सकता है कि सारे डोमेन्स ऑलमोस्ट मर्ज हो जाएं और सबका डाइपोल मोमेंट जो है वो ऑलमोस्ट इधर की तरह ही हो जाए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब इस पूरे स्ट्रक्चर का जो डाइपोल मोमेंट है और ज्यादा हो जाएगा पहले से, तो मैग्नेटिक फील्ड भी जो बनाएगा पहले से और भी ज्यादा बनाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये डोमेन थियरी ऐसा बोलती है। तो आप देखें तो मोरलेस कोई नई कहानी नहीं है, जो हमने पहले पढ़ा था ऑलमोस्ट वैसा ही है। यहां पर एक डोमेन नाम का एक अलग टर्म यूज हो रहा है स्टूडेंट्स, अलग टर्म यूज हो रहा है, बाकी रेस्ट कहानी ऑलमोस्ट वैसी ही है। तो स्टूडेंट्स आप देखें, मैंने आपको बताया था कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के आधार पे मैटर को तीन पार्ट्स में, तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। तो इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा अभी हमने देख लिया, हालांकि और भी देखेंगे, बट इन सब में जो बेसिक डिफरेंस होता है वो आपको समझ में आ गया क्या होता है, राइट स्टूडेंट्स। डायमैग्नेटिक में क्या होता है स्टूडेंट्स? डायमैग्नेटिक में तो क्या होता है कि एक इंडिविजुअल जो पार्टिकल है सब्सटेंस का या जो एटम है, उसका ही टोटल डाइपोल मोमेंट क्या हो जाता है? जीरो, और वो कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं बना पाता है स्टूडेंट्स, ठीक है, राइट। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या होता है कि एक अगर हम सैंपल लें उसका, तो इंडिविजुअल एटम का तो डाइपोल मोमेंट होता है, लेकिन सबका डाइपोल मोमेंट रैंडमली ओरिएंटेड होता है, इसलिए टोटल डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाता है और वो मैग्नेटिक फील्ड नहीं बना पाता है, राइट स्टूडेंट्स। फेरो में भी होता तो वैसा ही है, लेकिन उसको एक बार एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं, तो फिर क्या होता है, फिर उसके डाइपोल्स अलाइन हो जाते हैं, फिर उसके डाइपोल्स जो है वो अलाइन हो जाते हैं, और वो उसका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होता है और वो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है स्टूडेंट्स, राइट स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस से ही मैग्नेट्स बनते हैं, उनके बारे में और भी बात करेंगे हम। तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों बहुत सारे सब्सटेंसेस जो है वो मैग्नेट्स नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि अगर देखा जाए तो पेन, पेंसिल, ठीक है, टेबल, चेयर, ये सब जो कॉमन ऑब्जेक्ट्स हैं, ये सब के सब एटम से बने होते हैं, और इन सब के अंदर मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो उनको क्या करना चाहिए था? मैग्नेटिक फील्ड बनानी चाहिए थे, लेकिन हमें पता है कि पेन, पेंसिल, टेबल, चेयर, ये सब तो मैग्नेटिक फील्ड बनाते नहीं है स्टूडेंट्स, बनाते नहीं है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन आंसर हो गया कि वो क्यों नहीं मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि ज्यादातर वो डायमैग्नेटिक या फिर पैरामैग्नेटिक होते हैं, ठीक है। कुछ केसेस में बनती है मैग्नेटिक फील्ड, तो वो कैसे सब्सटेंस है? फेरोमैग्नेटिक, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो और डिटेल में इनको एक्सप्लोर करते हैं।